दोस्तों, फिजिक्स पाओ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम 2023 के यूपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान के पेपर जो जिसका सेट नंबर 346 बीएस है उसको हल कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम इसका जो खंड या है उसके 2 क्वेश्चन 6 और 7 को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बिना देरी करते हुए टॉपिक पे आते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने 2 नियम दिए। ठीक है, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम। और एक मोटी मोटी बात और आपको बता देता हूँ कि जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा जो नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, 1 नंबर में काफी बार ये आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे लिखना है बोर्ड में। तो उसके लिए हम बात करते हैं, लिखेंगे हम विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम। और फिर हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। पहला नियम उसने क्या बताई? उसने ये बताई किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, और मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। जैसे सिंपली आप देखते हैं, कभी आप लोगों ने ये बोर्ड लगे होते हैं घर पर, स्विच वगैरह जो लगे होते हैं, स्विच वाले, ये सब सिंपल सर्किट होते हैं। ठीक है, सरल परिपथ होते हैं। इनमें आपने देखा होगा कि कहीं पर एक एक टर्मिनल पर, एक एक बिंदु पर आपने देखा होगा बहुत सारे तार जुड़े होते हैं। जहाँ पे 2 से ज्यादा तार जुड़े होते हैं उस जगह का नाम ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो तार हैं उनमें से कुछ तारों में धारा आ रही होगी, कुछ में जा रही होगी, परंतु वहां पर हम उन सबका योग करके देखेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? किसी परिपथ की, कोई भी परिपथ हो सकता है, किसी परिपथ की किसी भी संधि पर, क्योंकि संधि बहुत सारी हो सकती है एक परिपथ में, किसी परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय, पूरा सेंटेंस ये है, बीजगणितीय योग 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये इसका कथन है। और एक बात ध्यान रखना, इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? गणित के रूप में ऐसे लिख देते हैं, समीशन आई बराबर 0। समीशन आई का मतलब समझिए, धारा का बीजगणितीय योग। ठीक है, और वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक, दूसरी बात, अब और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं ऊपर लिख देता हूं, कभी नीचे आपको नहीं दिखाई दे। ये हमने कोई संधि मान ली है, कोई संधि ओ है, इसमें ये बहुत सारे तार आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी धाराएं आ रही हैं, जा रही हैं, ये बहुत सारे कनेक्शन है। ठीक है, इसमें धारा आ रही है I1, संधि की ओर आ रही है। ये I2 हमने मान ली अपनी इच्छा से दूर जा रही है। ये हमने फिर देखी पास आ रही है। ये मान ली हमने दूर जा रही है, और ये भी मान ली हमने क्या कर रही है? दूर जा रही है I5। ठीक है, तो संधि ओ के लिए किरचॉफ का नियम क्या बनेगा? प्रथम नियम। तो यहां लिख देंगे हम संधि ओ के लिए क्या बनेगा बेटा? संधि ओ के लिए समझो, एक बात ध्यान रखना, इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी ये होती है कि जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं, संधि की ओर आती हैं, वो प्लस के लिए जाती हैं, और संधि से दूर जा रही होती है उन्हें क्या लिखते हैं? माइनस के लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, संधि ओ के लिए क्या बनेगी ये कंडीशन? आई देखो संधि की तरफ जा रही है, संधि तो ये ओ है ना, जा रही है, तो ये प्लस की ली जाएगी। I1 कैसी होगी? प्लस की। I2 दूर जा रही है तो किसकी ली जाएगी? माइनस की। ये फिर पास आ रही है तो किसकी ली जाएगी? ये प्लस की। ये क्या हो रही है? दूर जा रही है, तो फिर क्या लिखी जाएगी? ये माइनस की, जो दूर जा रही है।
ये भी दूर जा रही है, ये भी किसकी लिखी जाएगी, माइनस की, बराबर क्या हो गया, जीरो। दूसरी बात, अब हम प्लस प्लस की एक तरफ करें और माइनस की उधर ले जाते हैं तो वो फिर प्लस की हो जाएंगी। तो देखो कैसे कर रहे हैं, हल कर लें, मतलब देखो i1 प्लस क्या हो गया i3 और i2 इधर की साइड ले गए तो ये प्लस की हो जाएगी, i4 माइनस की थी तो फिर उसे ले गए तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, माइनस ये ले जाएंगे तो ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो एक शब्दों में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि ये कौन सी है, i1 प्लस i3 कौन है बताओ, i1 प्लस i3 जो संधि की ओर आ रही है, i2 i4 और i5 कौन सी है जो इससे दूर जा रही है। भाई इसे भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन आई, और इसे भी क्या लिख सकते हैं, समीशन आई। समीशन आई का मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग। तो परंतु एक शब्द और लिखना पड़ेगा इसे, हम नई लाइन से एक स्टेटमेंट और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके लिए, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनका बीजगणितीय योग, जो संधि से दूर जाती हैं उनके बीजगणितीय योग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पेपर में क्या लिखना है, जितना मैंने नोट करवाया इतना ही लिखना है। ठीक है, आप समझो, अभी इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम इसे लिखते हैं इस नियम को, कौन से नियम को, पहले नियम को, इस नियम को संधि नियम, यदि आपसे कहे कि किरचॉफ का संधि नियम लिखे हैं तो कौन सा नियम लिखेंगे, ये पहला नियम संधि नियम, या धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का कौन सा नियम हो गया, पहला। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की। ठीक है, और हाँ एक और महत्वपूर्ण लाइन इसमें रह गई है, वो और लिख लेना आप, ये नियम आवेश संरक्षण पर, कौन से संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम। दूसरा नियम क्या है भाई, दूसरा नियम ये होता है, मैं तुम्हें एक रफली बात बता दूं, समीशन आई आर बराबर समीशन ई, और ई कौन होता है, ई यहाँ पे होता है विद्युत वाहक बल, मतलब विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। भाई आई आर का मतलब क्या हो गया, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का, और समीशन का मतलब क्या हो गया, बीजगणितीय योग। ठीक है, मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसे लिखते हैं, कैसे लिखें, हेडिंग डाल देंगे द्वितीय नियम, क्या बताता है ये नियम, किसी परिपथ के, ठीक है, किसी परिपथ के विभिन्न पासों में, विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न पासों में, पास का मतलब क्या होता है, खंडों में, विभिन्न पासों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत, ऐसे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ठीक है। अर्थात कैसे लिखते हैं, समीशन आई आर, समीशन आई आर धारा और प्रतिरोध का के गुणनफल का बीजगणित योग, सेल के विद्युत भाग के, ठीक है। और इसे हम समझाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन और लिख दो, इसे समझाने के लिए नीचे परिपथ दिखाया गया है, नीचे एक परिपथ बना देते हैं, दिखाया गया है, एक नीचे परिपथ बना देते हैं। देखो समझो, ये कोई परिपथ है, ये दो सेल लग रहे हैं भाई, ये दो भाग हैं, इसके दो पास हैं, भाग को यहाँ पास कह देते हैं, 1 और 2। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। इस सेल का विद्युत भागबल E1 है, इस सेल का विद्युत भागबल कितना है बेटा, E2 है। इस सेल से कितनी निकली, I1 धारा, इस सेल से कितनी निकली, I2 धारा, इन दोनों का सम कितना हो गया, I1 प्लस I2, वो R3 में बह रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी धारा आ रही होगी, I1 प्लस I2 आ रही होगी, परंतु याद रखना ये धारा जो है, ये नियम होता है, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है, इससे कितनी निकली थी, I2, तो I2 इसमें प्रवेश करेगी, तो I2 तो इधर चली गई, तो ऊपर कितनी गई होगी बताओ, I1, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उसमें उतनी ही प्रवेश करती है, और धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक। तो अब इसे किरचॉफ में दूसरा नियम लगाते हैं, इसे कौन से के लिए, यहाँ लिखते हैं हम पास 1 के लिए, नीचे लिख देते हैं, कभी नहीं दिखाई दे, पास 1 के लिए ये अप्लाई करना हमें जरूर आ जाना चाहिए। देखो I1 के संगत कौन सा प्रतिरोध है, R1, तो I1 ही गुणा किससे हो जाएगी, R1। अब नीचे आए, जब हम नीचे आए तो इस वाले नीचे का मतलब इसमें पास 1 में घूमेंगे, ऐसे करके घूमे, जब हम घूरे तो ये देखो धारा हमारा अपोज कर रही है, धारा तो ये करेगी, ऐसे चलना चाहिए था, तो माइनस लिख देंगे, माइनस I2, और I2 किसके संगत है, R2 की, तो R2 लिख दिया, बराबर इस वाले सेल ने जो धारा दी वो किसकी दी, प्लस की, और इस वाले सेल ने किसकी धारा दी, माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। बात क्लियर हो गई। अब पास 2 के लिए देखो, पास 2 के लिए हम ये मान लेते हैं कि अब इसे पूरे को बिगाड़ दो ऊपर का, इसका कोई रोल नहीं है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, यहां से देखें बात, I2 गुणा किससे हो जाएगी, R2 से, और जब हम नीचे आए तो इसमें देखो ये पूरी बिल्कुल सही चल रही है, ऐसी चलनी चाहिए थी, तो प्लस I1 प्लस I2 की गुणा किससे हो जाएगी, R3 से, और ये बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। देखो भाई यहां से जो धारा मिली थी हमें कौन मिली थी, I2, और I2 कैसी मिली, प्लस की, तो ये सेल भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 बना दी, ये समीकरण 2 बना दी, समीकरण 1 बार 2 को हल करके, समीकरण 1 बार 2 को हल करके I1 व I2 के मान क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, इस नियम को नई लाइन से एक लाइन और लिख देना इसमें, इस नियम को, ठीक है, जैसे उसके लिए धारा नियम और कौन सा नियम कह रहे थे हम, संधि नियम, ऐसे इसे बंद परिपथ का नियम, बंद परिपथ का नियम, ठीक है, या बोल्टता नियम, बोल्ट का नियम भी कहते हैं। बात और याद रखना, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, आधारित, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, संपन्न हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, आंशिक रूप से परावैद्युत, ये कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, हेडिंग बना लें, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आंशिक रूप से भरा हुआ है, तब हम याद कर रहे हैं, बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा बेटा। ये हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें पूरे में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, बल्कि परावैद्युत पदार्थ की केवल एक ये पट्टी रखी हुई है, और ये पट्टी की मोटाई कितनी है, परावैद्युत पदार्थ है, और बाकी में क्या है भाई, बाकी में वायु है, और ये कितनी मोटाई की पट्टी है, ये टी मोटाई की, और जबकि दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, टी। जब हम इस प्लेट को पॉजिटिव आवेश देते हैं तो इसमें प्रेरण के कारण कैसा आवेश आ जाता है, माइनस का, और इसके बाहर की ओर कैसा आ जाता है, प्लस का, परंतु हम इसका संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी, और याद रखना पृथ्वी से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई इसमें प्लस का चिन्ह आ गया होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस के, तो माइनस प्लस में क्या हो जाता है, उदासीन। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर क्या हो जाता है, बराबर और विपरीत आवेश आ जाता है। तो डेरिवेशन करते हैं, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखो, माना इसमें प्लस क्यू चार्ज है और इसमें कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ से प्लस क्यू हमने चार्ज दिया था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माना प्लेटों के बीच वायु में, भाई खाली जो जगह है वो वायु तो है, वायु में वैद्युत क्षेत्र E1 बोल रहे हैं, वायु, जो वायु है इसमें, ठीक है, प्लेटों के बीच कहां पर, वायु में वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या मान लिया, E1। और आप जानते हैं जब एक प्लेट प्लस की हो और एक माइनस की हो तो इनके दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है, ठीक है, परंतु आप ये जानते हैं, परंतु सिग्मा बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन ए होता है। भाई सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसकी वैल्यू लगा दी हमने, तो जब इसकी वैल्यू इसमें लगाएंगे Q अपॉन ए और टोटल के बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जब बटे होते हैं तो नीचे आ जाता है, तो इसे हल करके हम ये तो लिख सकते हैं, ठीक। अब यदि भाई ये तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आ गया, जो खाली जगह है, खाली जगह में आ गया, वायु वाली जगह में, यदि हम प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र देखें, कौन सी प्लेट, ये जो परावैद्युत पदार्थ की जो प्लेट रखी हुई है इसके अंदर, ठीक है, तो नई लाइन से लिखो, प्लेटों के बीच, कौन सी प्लेटों के, समांतर प्लेट की, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसे क्या कह रहे हैं हम, उसे हम कह रहे हैं E2, तो E2 बराबर क्या आएगा, अरे यही फार्मूला आ जाएगा, Q बटे ए एप्सिलॉन, परंतु इसका परावैद्युतांक है, भाई ये जब परावैद्युत पदार्थ भरा है तो उसका कोई अपना परावैद्युतांक होगा, तो हमने ये मान चुके हैं कि परावैद्युतांक कितने की रखी हुई है, K की रखी हुई है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या हो रहा जाएगा, K आ जाएगा, वो इसके बीच में आ गया। अब क्या करें भाई, प्लेटों के बीच हम विभवांतर देखना चाह रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच, तो यहाँ लाइन लाइन से लिख देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर का फार्मूला होता है B बराबर, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, ये रफ में तुम समझाने के लिए लिख रहा हूँ, B बराबर ET, एग्जाम में नहीं लिखना है, मतलब जो जितनी जगह में वैद्युत क्षेत्र है वो, और जो वैद्युत क्षेत्र उन दोनों गुणा कर दे तो उस जगह का क्या आ जाता है, विभवांतर आ जाता है, तो B बराबर 2 आएंगे। भाई E1 कितनी जगह में भरी हुई है, E1 है साहब
डी माइनस टी जगह में, ये टी जगह है डी माइनस टी में, और E2 कितनी जगह में भरी हुई है भाई, E2 टी जगह में। बात समझ में आई है भाई, ये टी जगह है तो ये खाली जगह कितनी बची होगी, डी माइनस टी, टोटल डी है ना, तो इसलिए मैंने डी माइनस टी लिख दिया। अब इसकी वैल्यू लगा दें हम, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, E1 की वैल्यू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, बोलो बेटा, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, Q ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब इसे और हल करते हैं साहब, और हल करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, यहां से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, अंदर कितना बचा साहब, डी माइनस टी, और क्या बचा यहाँ पे, टी बटे के, यही तो बचा, बोलो। अब हम एक बात जानते हैं, ये बी का मान आ गया, यदि संधारित्र की धारिता सी हो, धारिता कितनी हो, सी हो, तो सी बराबर क्या होता है, जनरल फार्मूला क्यू बटे बी, क्यू का मान लगा दो, यहां पे लगा देते हैं भाई, क्यू और बी का मान लगा दिया हमने, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यह आ गया, बोलो भाई। अब इसे हल करें तो देखो ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गए, हम साहब यहाँ पे लिख रहे हैं इसे, क्या लिख दें इसे, तो ये आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा साहब, ये तो देखो टोटल के बटे में मान सकते हैं ना, और ये क्या अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, गुणा का लग रहा होता तो आ जाता, तो ये चीज और बटे में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र उस समय आ गया जब इसमें आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, ठीक है।